नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं टारगेट विद चंद्रा यूट्यूब चैनल। मैं हूं चंद्रभान। आज हम बात करेंगे संविधान की, और आज से संविधान के वीडियोस की जो सीरीज है मैं लगातार लेकर के आता रहूंगा। और हम लोग शुरुआत संविधान की वहीं से करेंगे जहां मैंने वीडियोस बनाना बंद किया था, समाप्त किया था। तो आप चैनल पर जाइए और उसकी प्लेलिस्ट पर जा कर के, जब पॉलिटी नाम से मैंने संविधान के जो वीडियो हैं वो बना रखे हैं, डाले हुए हैं, वहाँ आप जा कर के देख लीजिए। तो क्रमबद्ध तरीके से वीडियोस को बनाया गया है। हमने संविधान का जो लास्ट वीडियो बनाया था, जो आज हम पढ़ाने जा रहे हैं, इसके पहले वो वीडियो था माउंटबेटन योजना। तो माउंटबेटन योजना के बाद में जो हमारा टॉपिक आज का है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, इसके हम लोग आज बात करेंगे। तो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 पर बात करने के पहले हम माउंटबेटन योजना की बात कर रहे थे। माउंटबेटन योजना की बात इसलिए करनी पड़ेगी क्योंकि भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम में जो भी प्रावधान किए गए थे, इनकी बात माउंटबेटन योजना में रखी गई थी। और इस एक्ट के द्वारा उन नियमों को, उन प्रावधानों को क्रियान्वित करने का काम किया गया था। साथ साथ दोस्तों, मैं ये भी बताना चाहता हूं कि यहाँ पर जो भी महत्वपूर्ण बिंदु भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 से संबंधित दिए गए हैं, सिर्फ इतनी ही बातें मैं बताने वाला नहीं हूं। इससे भी अतिरिक्त और बहुत ही इंटरेस्टेड बातें मैं आपको बताऊंगा, जो कि शायद आपने पहले नहीं पढ़ी होंगी। तो इसलिए आपके लिए वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने जा रहा है। तो शुरू से लास्ट तक इस वीडियो में आपको बने रहना है, इस वीडियो को देखते रहना है, ताकि आपको वो जानकारियां भी हासिल हो सकें जिनके बारे में शायद आपने अभी इसके पहले नहीं पढ़ा होगा। तो ध्यान से मेरी बातों को आपको सुनना है। तो पहले मैंने कहा कि भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के पहले हम माउंटबेटन योजना की बात करते हैं। तो माउंटबेटन योजना, जो कि इस भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 का आधार था। तो ये माउंटबेटन योजना क्या है, थोड़ा सा इस पर बात कर लेते हैं। देखिए, जैसे कि आपने पढ़ा भी होगा कि मुस्लिम लीग की शुरू से ये मंशा थी कि वो एक अलग संविधान सभा बनाए, उसका अलग संविधान हो और उसका एक अलग देश हो जो कि एक इस्लामिक स्टेट होगा। इसकी मांग वो शुरू से कर रही थी। लेकिन जब संविधान सभा की बैठक होती है, तो संविधान सभा की पहली बैठक से ही मुस्लिम लीग ने क्या किया था, उसका बहिष्कार किया था। कारण उसका ये था कि वो चाहते थे कि दो देश बने और दोनों देशों के लिए दो अलग अलग संविधान सभाएं हों, लेकिन होता ऐसा नहीं है। सिर्फ एक संविधान सभा बनती है, और एक बार तो अंतरिम मंत्रिमंडल में मुस्लिम लीग के कुछ सदस्यों को शामिल भी कर लिया जाता है। लेकिन संविधान सभा की जब बैठक शुरू होती है, तो वहां पर मुस्लिम लीग के सदस्यों ने इसका बहिष्कार किया था, बॉयकॉट किया था। ये चीजें जो थी, और जब देश की दूसरे नंबर की बड़ी पार्टी, जब संविधान बन रहा हो, देश का आईन बन रहा हो, उसमें वो शामिल ना हो, तो फिर संविधान सभा असफल मानी जाएगी। और यही कारण था कि अंग्रेज़ों ने, या जो भारतीय कांग्रेस, राष्ट्रीय कांग्रेस के लोग थे, उन लोगों ने भी पहली बैठक में ये बात कही थी कि मुस्लिम लीग अगर इस संविधान सभा में शामिल नहीं होती है, तब तक जो ये बैठक है उसका कोई महत्व नहीं है। और इसका मुस्लिम लीग ने फ़ायदा भी उठाया। ये सारी चीज़ें चल रही थी, बातचीत चल रही थी, लेकिन कुछ भी हो नहीं रहा था। ऐसे में ब्रिटिश सरकार को ये एहसास हुआ, उनको लगा कि इस तरह से तो देश जो है, देश का संविधान बन ही नहीं पाएगा। जब दोनों में असमंजस की स्थिति है, दोनों एक दूसरे की कट्टर विरोधी हैं। और आपको ज्ञात होगा कि मैंने प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस भी बताया था। 16 अगस्त को प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस, 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस की घोषणा मुस्लिम लीग के द्वारा कर दी जाती है। और बंगाल और पंजाब के एरिया में भयंकर नरसंहार होता है। नोआखली बंगाल के पास में, जो इस समय वर्तमान में बांग्लादेश में आता है, वहाँ भारी भयंकर रूप से नरसंहार हुआ था। हिंदू और मुस्लिम जो है आपस में लड़ करके बहुत सारे लोग मारे गए थे। तो इस तरह से पहले से ही जो भारतीय नेता थे, जो कांग्रेस के नेता थे, वो ये अब दोबारा ऐसी चीज़ें नहीं चाहते थे। जैसे कि बात करें महात्मा गांधी जी की, तो महात्मा गांधी जी तो अहिंसा के पुजारी थे। वो तो कभी नहीं चाहेंगे कि आपस में भारतीय दोनों क्या करें, आपस में लड़ें। ऐसा वो कभी नहीं चाहेंगे।
ये बात जब है, और इसके पहले जब हम वेवेल की बात करें उस समय वायसराय वेवेल थे, तो लॉर्ड वेवेल जो है वो जो भी प्लान लेके आते हैं, शिमला सम्मेलन करते हैं, वेवेल योजना लाते हैं, उस वेवेल योजना का भी कोई मतलब नहीं निकलता है। 1945 ईस्वी में वेवेल योजना लाई गई थी और उसके पश्चात तब तक वो वायसराय बने रहते हैं। ब्रिटिश सरकार को लगता है कि एक वो वायसराय जो कई बार अपने प्लान लेकर के गया लेकिन भारतीयों ने उसको स्वीकार नहीं किया, तो यहाँ पर अब क्या किया जाए कि यहाँ वायसराय को ही बदल दिया जाए। तो वेवेल की जगह पर फिर माउंटबेटन को भारत भेजा जाता है कि जाइए, भारतीय जो नेता हैं मुस्लिम लीग के और कांग्रेस के, उन दोनों से बात कीजिए और वहाँ की यथास्थिति के बारे में हमें अवगत कराइए। माउंटबेटन जाते हैं, भारतीय नेताओं से बात करते हैं और वो समझ जाते हैं कि बिना विभाजन के अब कुछ भी नहीं होने वाला है, क्योंकि दोनों पार्टियों के नेताओं में इतना ज़्यादा मतभेद हो गया है, इतना ज़्यादा अंतर पैदा हो गया है विचारों में कि अब इन दोनों को एक साथ लाना मुमकिन नहीं है। जब लॉर्ड माउंटबेटन जाते हैं ब्रिटेन में और वहाँ सरकार में अगर बात करें तो लेबर पार्टी की सरकार थी। क्लीमेंट एटली देश के ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हुआ करते थे, लेबर पार्टी के थे। उसके पहले हालांकि विंस्टन चर्चिल थे, लेकिन विंस्टन चर्चिल के बाद में फिर क्लीमेंट एटली ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बनते हैं। तो उन्होंने फिर क्या किया कि लॉर्ड माउंटबेटन जब जाते हैं ब्रिटेन में तो सारी चीज़ों को बताते हैं कि भारतीय जो स्थिति है वो इस प्रकार है। फिर वहाँ से वो विभाजन का एक मसौदा तैयार करते हैं, एक प्रस्ताव तैयार करते हैं और वो प्रस्ताव लेकर के फिर वहाँ से ब्रिटिश सरकार उनको भेजती है। जब लॉर्ड माउंटबेटन उस प्रस्ताव को, उस योजना को लेकर के आते हैं भारत में, तो उस योजना में एक देखिए, क्लीमेंट एटली ने एक बात और कही थी कि हम भारतीयों को 30 जून 1948 तक हर हाल में सत्ता सौंप देंगे, और वो जल्दबाजी में थी। ब्रिटिश सरकार पता नहीं क्यों इतनी जल्दबाजी में थी कि वो तुरंत जो है वो सत्ता का हस्तांतरण करना चाहती थी। तो ऐसे में उन्होंने एक लक्ष्य निर्धारित किया हुआ था कि 30 जून 1948 तक हमें सत्ता भारतीयों को सौंप देनी है, और इसके लिए माउंटबेटन ने जो योजना प्रस्तुत की कि एक भारत होगा, एक पाकिस्तान, दो संप्रभु राष्ट्र होंगे, एक भारत और एक पाकिस्तान। दोनों की अपनी अपनी अलग अलग संविधान सभाएं होंगी, दोनों का अपना संविधान होगा। इस तरीके की जो कई सारे प्रावधान की बात की गई लॉर्ड माउंटबेटन योजना में, जो कि 3 जून 1947 ईस्वी को प्रस्तुत की जाती है और इसे 3 जून योजना के नाम से भी जाना जाता है। तो माउंटबेटन योजना में दो संप्रभु राष्ट्रों के गठन की बात की गई थी और इसको बाद में स्वीकार भी कर लिया जाता है मुस्लिम लीग और कांग्रेस के द्वारा। अब इस माउंटबेटन योजना को एक कानून का रूप देने के लिए एक एक्ट लाया गया जिसे हम नाम देते हैं भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। तो जैसा कि मैंने यहां पॉइंट भी दिया हुआ है कि इस एक्ट का जो आधार था, जो बेस था, जो न्यू, वो क्या थी? माउंटबेटन योजना, जो कि 3 जून 1947 ईस्वी को प्रस्तुत की जाती है। ठीक, उसके बाद ब्रिटिश संसद में प्रस्तुत किया गया किसे? इस भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम को ब्रिटिश संसद में प्रस्तुत किया गया था 4 जुलाई 1947 ईस्वी को, और इस ब्रिटिश संसद से इस एक्ट को स्वीकृति कब मिलती है? 18 जुलाई 1947 ईस्वी को। तो यह स्वीकार कर लिया गया भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। तो कह सकते हैं कि भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 18 जुलाई 1947 ईस्वी को पारित हुआ। यह पहला एक्ट है जिस पर ब्रिटेन की सरकार ने भारत को आज़ाद करने के लिए, मतलब कह सकते हैं कि ब्रिटेन में भारत से संबंधित ऐसा कानून जिस पर सबसे ज़्यादा स्पष्ट तरीके से वाद विवाद हुआ था। कहां पर? ब्रिटेन में। ठीक है, तो इसको स्वीकृति 18 जुलाई 1947 को दी गई। बात करते हैं इसके प्रावधानों की, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में यहां से प्रश्न भी पूछे जाते हैं। तो प्रावधानों की बात करें तो पहला प्रावधान है 15 अगस्त 1947 को 2 डोमिनियन राज्यों पाकिस्तान एवं भारत की स्थापना की जाएगी। दोस्तों, इन प्रावधानों को आपको ध्यान से सुनना है और समझना है। 15 अगस्त 1947 को 2 डोमिनियन का मतलब अधिराज्य होता है, और ऐसे राज्य जो अभी पूरी तरीके से स्वतंत्र नहीं हैं, उनके खुद के अपने अधिकार हैं, खुद का संविधान होगा, लेकिन
उनका जो प्रमुख होगा, जो संवैधानिक प्रमुख होगा, वो ब्रिटेन का सम्राट होगा। और उस समय ब्रिटेन के सम्राट थे किंग जॉर्ज सिक्स, किंग जॉर्ज सिक्स। तो इस अधिनियम में कहा गया कि 15 अगस्त 1947 को 2 डोमिनियन राज्य पाकिस्तान एवं भारत की स्थापना की जाएगी। इसका मतलब यह है कि अब 2 राष्ट्र जो हैं वो यहां पर स्वतंत्र होंगे, 2 राष्ट्र बनेंगे। भारत से एक होगा पाकिस्तान और एक होगा भारत। तो इस तरीके से 2 राज्यों के पृथक गठन की बात भी यहां पर की जाती है। और कब कब कहा जाता है, कब तक? 15 अगस्त 1947 ईस्वी तक। तो हमारा देश कब आजाद हुआ? 15 अगस्त 1947 को। ठीक है, तो फिर पाकिस्तान भी कब आजाद हुआ? 15 अगस्त 1947 को। अब आपके दिमाग में, चूंकि ये प्रावधान देखिए भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम में लिखा गया है, हूबहू यही बात लिखी हुई है, लेकिन हमारे दिमाग में या आपके दिमाग में एक डाउट जरूर आ रहा होगा। आपने कहीं ना कहीं पढ़ा होगा कि पाकिस्तान अपना स्वतंत्रता दिवस 14 अगस्त को मनाता है, अर्थात हमारे स्वतंत्रता दिवस के एक दिन पहले। हम लोग 15 अगस्त को मनाते हैं और वो अपना स्वतंत्रता दिवस 14 अगस्त को मनाते हैं। इस पर थोड़ी सी बात कर लेनी चाहिए ताकि हमारे जो आपके डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएं। देखिए, एक बात तो यहां पर मैं आपको बता दूं कि इस तरीके का इसका सीधा जवाब कि 14 अगस्त को पाकिस्तान अपना स्वतंत्रता दिवस क्यों मनाता है, इसका कोई एक सीधा जवाब आपको नहीं मिलेगा। कुछ फैक्ट हैं, कुछ तथ्य हैं जिनके आधार पर मैं आपके सामने बात करने वाला हूं। एक तो बात ये कि 15 अगस्त 1947 को ही पाकिस्तान आज़ाद हुआ और पहली बार इसकी घोषणा भी मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा अपने वक्तव्य में, अपने संबोधन में की जाती है। शुरुआत में जो पाकिस्तान के जो स्टाम्प जो जारी होते हैं, उनका फोटो मैं आपको यहां पर दिखा रहा हूं, उसमें भी जो डेट दी गई है वो है 15 अगस्त 1947। तो इस तरीके के और जो तथ्य हैं उनमें भी डेट कितनी दी गई है? 15 अगस्त 1947। तो फिर ऐसा क्यों कि अगर हम बात करें कागजों में भी, दस्तावेजों में भी पाकिस्तान के आज़ादी का जो दिन है वो 15 अगस्त 1947 ही लिखा गया है, तो फिर 14 अगस्त की डेट ये कहां से आई? दोस्तों, इसके लिए 2-3 तथ्य हैं जिसकी मैं बात करने वाला हूं। एक तथ्य तो ये कहा जाता है कि जो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री लियाकत अली खां बने थे, उन्होंने घोषणा की थी, कब? पहली बार जब ये मनाया गया उसके बाद ये घोषणा की गई कि अब 14 अगस्त को ही पाकिस्तान का जो आज़ादी दिवस है, स्वतंत्रता दिवस है, वो मनाया जाएगा। और उनसे ये भी सवाल पूछा गया कि क्या ये हमेशा के लिए होगा? तो उन्होंने कहा था हाँ, लेकिन इसके पीछे ये जो प्रस्ताव है इससे संबंधित कि 14 अगस्त ही क्यों रहेगा, ये प्रस्ताव किसने दिया था, इसकी जानकारी हमें नहीं मिलती है। ठीक, एक तो तथ्य ये है कि लियाकत अली खान ने इस तरीके का काम किया था। क्यों किया था, उसके कुछ आधार हो सकते हैं, कुछ कारण हो सकते हैं, उन पर बात करते हैं। देखिए, एक कारण जो है वो, एक कारण ये है, कहा जाता है कि पाकिस्तान का जो समय है वो आधा घंटा पीछे है। मतलब अगर हमारे देश में 5 बज रहा होगा तो पाकिस्तान में 4:30 बज रहा होता है। ठीक, तो आधा घंटे पहले वहाँ का समय होता है। और एक चीज़ आपको याद होगी कि हमारे देश का जो स्वतंत्रता दिवस है वो रात्रि को 12 बजे, 14 अगस्त की रात्रि 12 बजे, और 12 बजे के बाद जो है वो अगला दिन स्टार्ट हो जाता है ना। 12 बजे के बाद क्या होता है? 12 बजे के बाद अगला दिन स्टार्ट हो जाता है। तो इस तरीके से 14 अगस्त की मध्य रात्रि के समय हमारे देश का जो आज़ादी पर्व है उसको मनाया गया। तो वो 15 अगस्त इसलिए हम लोग मानते हैं, चूँकि 15 अगस्त की जो डेट है वो लॉर्ड माउंटबेटन के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण थी, द्वितीय विश्व युद्ध से संबंधित थी, वो विजयी हुए थे, इसलिए 15 अगस्त की डेट को वो भाग्यशाली मानते थे। तो वो भी चाहते थे कि 15 अगस्त की डेट को ही भारत की डेट भी आज़ादी की रखी जाए। लेकिन समस्या ये आई कि पाकिस्तान ने 14 अगस्त क्यों? तो यहाँ पर मैंने बात बताई ना कि अगर भारत में रात्रि के 12 बजे तो पाकिस्तान में आधा घंटा पीछे समय जाएगा, अर्थात 11:30 बजे। तो 12 बजे और 12 बजे के बाद जैसे ही समय आएगा वो अगली डेट में गिना जाएगा, लेकिन 12 बजे के पहले का समय जो है वो उसी डेट में गिना जाएगा। तो 14 अगस्त की रात्र को 11:30 बजे, चूंकि भारत में तो 12 बजे बात की जा रही थी, स्वतंत्रता दिवस मनाया जा रहा था, लेकिन आधा घंटे पहले पाकिस्तान के हिसाब से वो आधा घंटा पहले ही था, इसलिए
पाकिस्तान के लोग जो हैं वो 14 अगस्त को ही अपना स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। एक तो कारण ये है। दूसरे कारण की बात करें तो उस समय कहा जाता है कि रमजान का महीना चल रहा था। रमजान का महीना चल रहा था और 14 और 15 अगस्त की जो रात है वो सब एक कद्र की रात थी और इस दिन को, इस समय को मुसलमान बहुत ही पाक और पवित्र मानते हैं। इसलिए उन लोगों के मन में आया कि 14 अगस्त के समय को ही हम क्या करें, अपने स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाएं। तो एक कारण यह है जिसकी वजह से हमारे इस एक्ट में तो जरूर 15 अगस्त लिखा गया है, लेकिन उन लोगों ने, पाकिस्तानियों ने 14 अगस्त की डेट को ही अपना स्वतंत्रता दिवस मनाना ज़्यादा सही समझा। एक कारण तो ये। दूसरा कारण जो बहुत ही महत्वपूर्ण कारण माना जाता है वो ये है कि जब दो देश आज़ाद हो रहे हैं और दोनों देश, दोनों संप्रभु राष्ट्र जब बनेंगे और 15 अगस्त 1947 की डेट फिक्स की गई है, तो उस समय जो उस समय जो माउंटबेटन थे वो चाह रहे थे कि मैं दोनों देशों का गवर्नर जनरल बनूंगा और दोनों जगह पर जाना पड़ेगा मुझे, तो मैं सत्ता हस्तांतरण कैसे कर पाऊंगा दोनों बैठकों पर। और ये बैठक होनी थी, ये पाकिस्तान में कराची में और भारत में दिल्ली में होनी थी। तो एक ही डेट पर दोनों जगह उपस्थित होना ये संभव नहीं था। जब दोनों जगहों पर एक ही डेट में 15 अगस्त को उपस्थित होना संभव नहीं था, तो ऐसे में लॉर्ड माउंटबेटन पहुंचते हैं पाकिस्तान, पहले कराची पहुंचते हैं और वहां पर जाकर के उन्होंने क्या किया था कि 14 अगस्त को ही मोहम्मद अली जिन्ना को पाकिस्तान की सत्ता सौंपी थी और उनको शपथ ग्रहण कराई। ठीक, और उसके बाद कराची से फिर वो वापस आते हैं और इसके बाद दिल्ली में आते हैं और दिल्ली में जाकर के तब फिर भारतीय स्वतंत्रता दिवस या भारतीयों को जो आज़ादी है, स्वतंत्रता है, वो फिर सौंपी जाती है और हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं वो कौन बनते हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो ये कुछ फैक्ट हैं जिसकी वजह से और तब से लगातार पाकिस्तान अपना स्वतंत्रता दिवस 14 अगस्त को ही मनाता चला आ रहा है। तो ये कुछ कारण हैं जिन पर आप अपना विचार कर सकते हैं। वैसे कानूनन अगर बात करें, एक्ट की बात करें, तो एक्ट में साफ साफ लिखा गया है कि 15 अगस्त 1947 को दो डोमिनियन राज्य पाकिस्तान एवं भारत का गठन किया जाएगा। डोमिनियन राज्य को एक बार और मैं यहां पर कंफर्म करना चाहूंगा। अगर भारत के परिप्रेक्ष्य में देखें तो 15 अगस्त 1947 से लेकर के 26 जनवरी 1950 तक भारत डोमिनियन राज्य ही रहता है। डोमिनियन राज्य का मतलब यह है कि उसका संविधान बन गया, उसका संविधान जब तक लागू नहीं हो जाता है तब तक उस देश का जो प्रमुख है, सबसे संवैधानिक प्रमुख, सबसे बड़ा पद पे रहने वाला व्यक्ति, वो ब्रिटेन का राजा माना जाएगा। ऐसी व्यवस्था जो है वो की गई थी। ऐसी व्यवस्था इस एक्ट में भी की गई थी कि जब तक देश का संविधान बन करके लागू नहीं होगा तब तक ये औपनिवेशिक राज्य ही माना जाएगा। और जैसे ही 26 जनवरी 1950 को देश का संविधान पूरी तरीके से लागू हो जाता है तो ये जो व्यवस्था है औपनिवेशिक स्वराज्य की, जिसे डोमिनियन स्टेट नाम दिया गया है, वो स्वतः ही समाप्त हो जाती है। ठीक, तो इस बात को भी आप लोग थोड़ा सा याद रखिए। ये तो हो गया पहला पॉइंट। दूसरे पॉइंट की बात करें, प्रत्येक अधिराज्य में एक गवर्नर जनरल होगा जिसकी नियुक्ति इंग्लैंड का सम्राट करेगा। ये जो प्रावधान है ये भी किया गया। तो अब पाकिस्तान का भी एक गवर्नर जनरल होगा और भारत का भी एक गवर्नर जनरल होगा। पाकिस्तान का गवर्नर जनरल किसे बनाया गया? मोहम्मद अली जिन्ना को, और प्रधानमंत्री लियाकत अली खां को बनाया गया। भारत की बात करें तो भारत के गवर्नर जनरल जो हैं, भारत के गवर्नर जनरल बनाया गया किसको? ये बनाया गया लॉर्ड माउंटबेटन को, और प्रधानमंत्री बनते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक, हाँ, ये बात भी आपको जान लेनी यहाँ पर जरूरी है कि लॉर्ड माउंटबेटन जो है के बाद में 1948 तक ये रहते हैं। उसके पश्चात फिर भारत के ही एक भारतीय व्यक्ति थे, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, वो फिर 1950 ईस्वी तक भारत के गवर्नर जनरल बनाए जाते हैं। तो कह सकते हैं, अगर प्रश्न पूछा जाए कि अंतिम गवर्नर जनरल तो लॉर्ड माउंटबेटन, अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल तो चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। इस बात को आपको याद रखना चाहिए। अगला पॉइंट है, दोनों देशों के लिए अलग संविधान सभा होगी और वर्तमान संविधान सभा ही नए संविधान के बनने
और लागू होने तक विधानमंडल के रूप में 1935 के एक्ट के तहत कार्य करेगी। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये कि दोनों देशों के लिए अलग संविधान सभा होगी। इसका मतलब है कि दोनों देशों के संविधान जो हैं वो अलग अलग बनेंगे। लेकिन यहां यह भी कहा गया है कि वर्तमान में जो संविधान सभा बनी है वो संविधान सभा संविधान बनने और लागू होने तक विधानमंडल के रूप में काम करेगी। और ये बात जो है वो 1935 के एक्ट में रखी गई है। और 1935 के एक्ट के मुताबिक, जो 1935 के एक्ट में जो भी कानून दिए गए हैं उनके मुताबिक ये संविधान सभा संसद के रूप में भी काम करेगी। यहां पर जो विधानमंडल शब्द दिया गया है दोस्तों, इस विधानमंडल का मतलब संसद है, जो विधान बनाने वाला मंडल है, जो कानून बनाने वाला मंडल है। तो आपको एक चीज यहां पर और बताता चलूं कि हमारी जो संविधान सभा है वो नवंबर 1947 से संविधान सभा के साथ साथ संसद के रूप में काम करना भी जारी रखती है, शुरू कर देती है। और यही कारण है कि 24 जनवरी 1950 ईस्वी को हमारे देश का पहला राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना जाता है। क्योंकि आपने पढ़ा होगा राष्ट्रपति के निर्वाचन का प्रावधान ये है कि उसे संसद के, लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचित जो सदस्य हैं वो मत देते हैं, तब जाकर के राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है। तो बिना संसद के राष्ट्रपति का निर्वाचन संभव नहीं है। इसीलिए नवंबर 1947 से ये प्रावधान किया गया कि देश की जो संविधान सभा है वो संसद के रूप में भी काम करेगी। शाम मीटिंग वो संसद के रूप में काम करती थी और सुबह मीटिंग वो संविधान सभा के रूप में काम करती थी। जब संविधान सभा के रूप में काम करती थी तब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद उस संविधान सभा के अध्यक्ष रहते थे। जब वो संसद के रूप में काम करती थी उस दौरान गणेश वासुदेव मावलंकर उस संसद के अध्यक्ष हुआ करते थे। तो ये पॉइंट भी आपको यहाँ पर याद रखना होगा। अगली बात करें, देशी रियासतों को भारत या पाकिस्तान में शामिल होने की छूट होगी। तो 93 जो देशी रियासतें थी दोस्तों, कुल मिलाकर के जो 389 संविधान सभा के सदस्यों की जो सीटों का आवंटन किया गया था उसमें से 296 पर चुनाव होना था। 93 जो देशी रियासतें थी उनसे मनोनीत होकर के सदस्य संविधान सभा में आने थे। तो ये जो 93 देशी रियासतें थी इनको कहा गया था कि आपकी इच्छा पर है, आप पाकिस्तान में चाहें तो पाकिस्तान में शामिल हो जाएं, भारत में चाहें तो भारत में शामिल हो सकते हैं। ऐसा प्रावधान इस एक्ट में किया गया। अगला पॉइंट है कि दोनों अधिराज्यों की सीमा का निर्धारण करने के लिए 2 सीमा आयोग का गठन किया गया, जिसके अध्यक्ष कौन थे? सर रेडक्लिफ। तो आपने पढ़ा होगा कि रेडक्लिफ लाइन किन 2 देशों के बीच में है? तो भारत और पाकिस्तान के बीच में है। ठीक, तो अब यहाँ पर जो लिखा हुआ है कि 2 सीमा आयोग, इस 2 सीमा आयोग का मतलब है कि एक बना था पंजाब सीमा आयोग और एक बना था बंगाल सीमा आयोग। तो पंजाब चूंकि है, पंजाब जो है वो भारत और पाकिस्तान की आज भी सीमा में स्थित है, बॉर्डर लाइन पर है। और कुछ पंजाब का हिस्सा वो पाकिस्तान में आज भी है, डिवाइड होकर के गया है। अगर हम बंगाल की बात करें तो बंगाल के साथ ऐसा क्यों? तो आपको याद होगा कि पहले बांग्लादेश जो है वो पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था। तो बंगाल का काफ़ी हिस्सा वो बांग्लादेश में चला जाता है। हालांकि पूर्वी पाकिस्तान बाद में बांग्लादेश के नाम से जाना गया। तो इस तरीके से यहाँ सीमा का निर्धारण करने के लिए बंगाल में और कहाँ पर? पंजाब में। चूँकि पाकिस्तान का हिस्सा बांग्लादेश वाला हिस्सा भी था। तो एक तो पाकिस्तान जो आपका इस समय वर्तमान में है और दूसरा पाकिस्तान ये जो आपका पूर्वी पाकिस्तान बांग्लादेश है, जिसे पूर्वी पाकिस्तान कहते थे। तो यहाँ भी सीमा का निर्धारण करना था। तो 2 सीमा आयोग बने और इन दोनों सीमा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? सर रेडक्लिफ। अगला पॉइंट है कि दोनों अधिराज्यों को ब्रिटिश कॉमनवेल्थ से पृथक होने का अधिकार होगा। तो देखिए, राष्ट्रमंडल खेल आपने नाम सुना होगा। तो राष्ट्रमंडल खेल जो होते हैं वो किन देशों के मध्य में होते हैं? जो राष्ट्रमंडल देश हैं। राष्ट्रमंडल देश वो देश हैं जो कभी न कभी इंग्लैंड के, ब्रिटेन के औपनिवेशिक राज्य रहे हैं। अर्थात स्पष्ट रूप से कहें तो ऐसे देश जो कभी न कभी इंग्लैंड के गुलाम थे। वर्तमान में वो सभी के सभी देश कॉमनवेल्थ में शामिल होते हैं। हालांकि ऐसी कोई अब बाध्यता नहीं है कि आपको कॉमनवेल्थ में शामिल ही होना है। तो भारत के पास भी ऐसी कोई बाध्यता नहीं है। हालांकि ये व्यवस्था होने के बाद भारत चाहे तो कॉमनवेल्थ से अपने आप को अलग रख सकता है। ऐसी कोई बाध्यता नहीं, कोई बाउंडेशन नहीं है। लेकिन हमारे देश की एक पहचान है, वो उदारवादी है और दुनिया के
अन्य देशों के साथ में वो अच्छे रिश्ते बना के रखना चाहता है। वसुधैव कुटुंबकम की जो भावना है उसके साथ हमारा देश काम करता है, इसलिए इस कॉमनवेल्थ से भारत ने अपना नाम वापस नहीं लिया। तो वो जो चीज़ पहले हुआ करती थी कि हम ज़बरदस्ती हमारे ऊपर जो नियम कानून है थोपे जाते थे, वो चीज़ नहीं हुई बाद में। और यहाँ साफ साफ कहा गया कि अगर आप चाहें तो राष्ट्रमंडल में शामिल हो सकते हैं। यहाँ ब्रिटिश कॉमनवेल्थ शब्द इसलिए यूज किया गया है क्योंकि और भी कॉमनवेल्थ हैं। ऑस्ट्रेलिया का जो संविधान है उसे ऑस्ट्रेलियन कॉमनवेल्थ बोलते हैं। तो इस तरीके से इस वजह से यहाँ पर ब्रिटिश कॉमनवेल्थ शब्द का यूज़ किया गया है। तो उम्मीद है कि भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम के बारे में बहुत सारी चीज़ें आपको स्पष्ट हुई होंगी। अगर आपको और जानकारी चाहिए या आपको लगता है कि इसमें कुछ ऐसा पॉइंट्स है जो छूट गया है, रह गया है, तो आप कमेंट्स कर सकते हैं। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।